नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री लेकर आया हूँ हमारे क्लास 12th का फिज़िक्स में जो सेकेंड यूनिट है धारा विद्युत, उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो हम स्टार्ट करते हैं धारा विद्युत के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में भी हमने धारा के बारे में पढ़ा हुआ है, करंट के बारे में पढ़ा हुआ है कि करंट या धारा होती क्या है ना। मतलब किसी तार में करंट फ्लो हो रहा है, धारा बह रही है, तो वो धारा एक्चुअल में है क्या, वो धारा क्यों बह रही है, उस धारा के बहने में कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सहायक हैं या नहीं हैं, ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं वही बेसिक चीज़ों से जो कि हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने जो चीज़ पढ़ी हुई है धारा विद्युत के अंदर, सबसे पहली बात आती है कि धारा क्या है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि भाई धारा विद्युत में यदि कोई पहली चीज़ आपसे पूछेगा तो वो यही पूछेगा कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि धारा क्या है, करंट क्या है। तो करंट बिल्कुल सिंपल सा एक वर्ड है कि भाई करंट वो है ना, जो कि आवेशों के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। अब ये आवेश कौन से होते हैं या इनका प्रवाह क्या है। ठीक, तो सिंपल सी यदि हम एक डेफिनेशन देखते हैं धारा की तो बिल्कुल ये निकल के आती है कि जो आवेश हैं, या कहना चाहिए कि हमने पढ़ा हुआ है आवेश प्रवाह की दर, हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है कि भाई जो भी आवेश प्रवाहित हो रहे हैं उनकी दर को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब आवेश को यदि हम शो करते हैं, डिनोट करते हैं, तो आवेश को हमने पढ़ा हुआ है कि हम Q, एक लेटर होता है कैपिटल Q, उससे हम शो करते हैं। ठीक है, और जब दर की बात की जाती है तो दर मतलब हमेशा हम जो है समय के सापेक्ष चीज़ों को जो है वो कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो दर का मतलब है कि भाई आवेश प्रवाह की दर मतलब क्या हुआ, समय के सापेक्ष कितना आवेश जो है वो प्रवाहित हो रहा है, वही क्या कहलाता है, धारा। तो इसका मतलब धारा का चिन्ह हमें पढ़ा हुआ था कि धारा को शो करने का, करंट को शो करने का जो चिन्ह है वो है I, और I बराबर आवेश प्रवाह की दर मतलब समय। यानी धारा बराबर क्या मिला हमें, धारा बराबर आवेश बटे समय। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, धारा मतलब आवेश बटे समय। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, वैसे तो आप लोग क्लास 12th में है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, तो मैं यदि एग्जांपल नहीं भी लूँगा तो आप समझ जाएंगे कि जैसे हमारे, मान लीजिए हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब वो जो ब्लड है फ्लो हो रहा है, लेकिन उस ब्लड में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को करंट देते हैं, जिससे हम ग्रो होते हैं। हमारी जो बॉडी की जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं वो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स या वो जो मिनरल्स हमारे ब्लड में फ्लो हो रहे हैं उनके कारण ही जो है हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ होती है। ऐसे ही करंट है, जो करंट पैदा होता है वो आवेशों के प्रवाह के कारण होता है। ठीक है, तो जब आवेशों के प्रवाह के कारण धारा प्रवाहित होगी या धारा बहेगी, है ना, तो उसमें और क्या चीज़ें सम्मिलित हो सकती हैं उसको हम आगे देखेंगे। अब चले, मैंने भाई देखा धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। आवेश का मात्रक हम सबने पढ़ा हुआ है, आवेश का SI मात्रक जो है ये है कूलॉम। ठीक है, और समय के बारे में जब हम बात करते हैं तो समय के बारे में तो हमें सेकेंड ही लेना है। समय का हमें पता है कि भाई समय का मात्रक होता है सेकेंड। अब देखिए फिजिक्स में ये जो मात्रक हैं
ये अभिमी सूत्र हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कूलॉम को शो करने के लिए भाई C साइन होता है और समय के लिए T होता है, ये सब हमको पता है। सेकेंड के लिए S होता है। तो यहाँ पर धारा यानी कि I इज इक्वल्स टू, तो हमने लिख लिया है Q/T। तो धारा का जो SI मात्रक निकल के आता है, धारा बराबर हमें समझ में आया कूलॉम बटे सेकेंड। ठीक है, ये जो है धारा का SI मात्रक है, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कूलॉम सेकेंड की घात ऋण 1। ये सब हम जानते हैं ऋण 1 कैसे आता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने लिख लिया कि कूलॉम प्रति सेकेंड है भाई धारा का मात्रक, लेकिन धारा का एक और मात्रक होता है जो हम सबको पता है, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? A से। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। तो भाई धारा का SI मात्रक हमें पता है कि एम्पियर होता है, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा जो है हम डिटेल में जाते हैं कि धारा प्रवाह होने में आवेशों का तो बहुत जो है इम्पॉर्टेंट रोल है, बट ये एक्चुअल में आवेश कैसे प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो अपन अब बात कर लेते हैं आवेश के बारे में। देखिए आवेश की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आवेश नाम से दो चीज़ें सामने आती हैं, धनावेश और ऋण आवेश। अब कोई भी अच्छा धारा किस में प्रवाहित होगी? धातुओं में। ठीक है, जो धारा के चालक हैं, विद्युत धारा के चालक हैं, मतलब धातु हैं मोस्टली। तो धातुओं में विद्युत धारा का चालन आवेश प्रवाह से ही होता है। अब आवेश प्रवाह से कैसे? तो देखिए धातुएं जो है उनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से ही, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही आवेश उत्पन्न होता है। और ये जो आवेश उत्पन्न होता है ना, उसके कारण जो धारा होगी वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। मतलब आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। मान लीजिए कि मैंने एक वायर है, इसको मैं बड़े रूप में बना देता हूँ। ये लीजिए, मैंने इसको अच्छा, एक पतला सा वायर है, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा रूप बना दिया इसका। अब ये एक चालक तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो हो रहे हैं, इनके फ्लो होने की दिशा ये है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा है। तो आवेश किस दिशा में बहेगा? निश्चित सी बात है कि आवेश जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में ही गति करता है। ठीक है, मतलब आवेश इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में गति करता है, ये ठीक है, लेकिन इस आवेश के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाहित होना बहुत अधिक जरूरी है। यदि इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित नहीं होते हैं तो वहाँ पर आवेश भी प्रवाहित नहीं होगा। तो जो हम विद्युत के कुचालक सुनते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बिल्कुल नगण्य होता है, इसलिए वो जो है वो विद्युत के कुचालक होते हैं। और जो सुचालक होते हैं या चालक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बहुत तेज़ी से होता है। इसी वजह से जो है धारा या आवेश जो है वहाँ पर प्रवाहित हो पाती है। ठीक है, तो अब एक आवेश, एक कूलॉम आवेश की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम इसके बारे में कि भाई एक कूलॉम आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर वैसे आपको पता होगा कि कितना आवेश होता है, ऋण आवेश। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आवेश की बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन पर। तो देखें, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19। इतना आवेश जो है एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद होता है। अब हमने ये देखा कि
भाई जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉनों के बहने के कारण उत्पन्न होता है। तो यदि हमें 1 कूलॉम आवेश प्राप्त करना है, कितना, 1 कूलॉम आवेश यदि हमें प्राप्त करना है तो कितने इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना जरूरी होगा, ये हम निकाल लेते हैं। तो भाई हमें चाहिए 1 कूलॉम आवेश, तो 1 कूलॉम आवेश बराबर 1 बटे जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उससे हमें पता नहीं है अभी तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि 1 कूलॉम आवेश बराबर 1 बटे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19, और आप इसको जब भाग करेंगे तो 6.25 सॉरी ऐसा आएगा, ये 0.625 गुणित 10 की घात, ये जो ऋण में है जब आप इसको ऊपर लिखेंगे तो ये धन हो जाएगी। और हमने जो वैज्ञानिक पद्धति पढ़ी है संख्याओं को निरूपित करने की, उसमें ये जो दशमलव का चिन्ह है ये हमेशा पहली अशून्य संख्या के बाद में होता है। तो जैसे ही हम ये चीज़ करते हैं तो 6.25 और यहाँ से ये जो 19 था ये हो जाता है 18। मतलब क्या निकला कि 1 कूलॉम आवेश को प्रवाहित करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी चालक में प्रवाहित होने आवश्यक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब हमें ये पता करना है कि 1 कूलॉम आवेश यदि हम उत्पन्न करना चाहते हैं किसी चालक में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे। तो ये कितने आते हैं, 6.25 गुणित 10 की घात 18। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब जो है प्रवाहित होंगे किसी चालक में तब जाकर 1 कूलॉम आवेश जो है वो उत्पन्न हो पाएगा। ठीक, बिल्कुल सिंपल था। अब देखिएगा, ये तो हमने पता लगा लिया कि भाई 1 कूलॉम आवेश में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो होने चाहिए। अब माना कि भाई धारा I बराबर तो हमें पता है Q/T होता है, लेकिन यदि हम धारा को इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने या इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में हम फाइंड करते हैं तो कैसे लिखेंगे। हमें मालूम है कि आवेश यानी Q बराबर होता है क्या, जितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है आवेश। तो माना कि n इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रवाहित होते हैं, Q आवेश एक कूलॉम आवेश के लिए हमने देखा कितना था, इलेक्ट्रॉन्स कितने बह रहे थे। मान लीजिए Q आवेश है, Q आवेश को उत्पन्न करने के लिए n इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बह रहे हैं किसी चालक में, और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, हमने माना E है। तो मतलब Q कूलॉम बराबर n गुणित E, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश इसे हमने लिख लिया E। तो यहाँ पर धारा निकल कर आती है I बराबर NE/T। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ अच्छे से। n क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये क्या है E, इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है जितनी Q कूलॉम आवेश को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होगी। 1 कूलॉम के लिए तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर हम Q कूलॉम आवेश की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें वहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि कितना आवेश उत्पन्न करना है। इस वजह से मैंने यहाँ पर n लिखा है। ठीक, तो I बराबर क्या होता है, NE/T। ये हम यदि हम Q की जगह पर इलेक्ट्रॉन और उनका आवेश यदि शो करना चाहते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए धारा घनत्व की हम बात कर लेते हैं। धारा घनत्व क्या होता है भाई, बिल्कुल सिंपल है। धारा घनत्व देखिए,
एक हम तार की कल्पना करते हैं, वायर की कल्पना करते हैं। ये एक वायर जो है, ये सुचालक तार है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हमने एक काल्पनिक बिंदु माना, ये एक काल्पनिक बिंदु है ना, या इसी को हम बोलते हैं ये अनुप्रस्थ परिच्छेद हमने मान लिया। वैसे तो ये है, लेकिन हम यहाँ पर एक इंटरनल पार्ट इसका मान लेते हैं कि ये एक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है। अब इस पर्टिकुलर पार्ट से जो ये हमने ड्रॉ किया है, कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है ना। वो आवेश किस पर डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बहेंगे उतना ज़्यादा जो आवेश है वो प्रवाहित होगा, या उतनी ज़्यादा जो धारा है वो प्रवाहित होगी। तो भाई इस बिंदु से या इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से जितनी अधिक धारा प्रवाहित होगी, या जितनी भी धारा प्रवाहित होगी, जितना भी आवेश प्रवाहित होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, धारा घनत्व। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि चालक के एकांक क्षेत्रफल परिच्छेद से होकर प्रवाहित धारा को परिच्छेद के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। मतलब समझ गए होंगे आप कि मैंने ये एक तार लिया है, इस पर मैंने ये एक अनुप्रस्थ परिच्छेद माना, ये एक बिंदु है। अब इस बिंदु के सापेक्ष इस परिच्छेद क्षेत्रफल से जितनी भी धारा प्रवाहित होती है, और वो धारा किस पर डिपेंड करेगी, आवेश पर। और आवेश किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो जितनी अधिक धारा जो है इस बिंदु के सापेक्ष प्रवाहित होगी इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से, उसे ही हम क्या कहेंगे, धारा घनत्व। बिल्कुल सिंपल सी बात है जिसको हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े हम, धारा घनत्व हम देख चुके हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है, अब हम जो है थोड़ा सा बेसिक से अब आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा का किसी चालक में प्रवाह। विद्युत धारा का प्रवाह। अब ये तो हम सभी को मालूम है कि विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होता है। यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए इलेक्ट्रॉनों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, यदि इलेक्ट्रॉनों के कारण हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो विपरीत दिशा में जाते हैं, तो जिस दिशा में धारा प्रवाहित होती है उस दिशा में कौन से आवेश होते हैं, तो उस दिशा में जो है धनावेश होते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स, मैंने अभी आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉन्स तो इस दिशा में फ्लो हो रहे हैं, लेकिन करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है। अब करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, तो इस दिशा में धारा के साथ कौन सा आवेश फ्लो हो रहा है, तो दो ही तो होते हैं, ऋण और धन। यानी कि यहाँ पर करंट के साथ जो है वो धन आवेश भी प्रवाहित होता है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है भाई, प्रवाहित होता है, अच्छी बात है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए होता क्या है, थोड़ा सा हम एक केमिस्ट्री का पार्ट ले लेते हैं कि यदि कोई तत्व है उसका हम एक परमाणु मॉडल बनाते हैं, जिसमें जो कक्ष होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं और जो नाभिक है वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं, मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इधर, ये लीजिए, मैंने एक जो है परमाणु का मॉडल बना लिया किसी एक तत्व के। अब देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं, यानी कि नाभिक है, और ये नाभिक जो है अपने बिल्कुल करीब के जो कक्ष हैं, उसके जो इसके पास के कक्ष हैं, उनको एक विद्युत बल, उनको एक बल से जो है वो जोड़े रखता है। विद्युत बल तो नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर, उनको एक बल से जो है अपनी तरफ आकर्षित करके रखता है। लेकिन जैसे जैसे ये कक्षक दूर होते चले जाते हैं, ये पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है,
इनसे इसका जो बल जिससे ये जुड़े हुए हैं वो थोड़ा थोड़ा कमजोर होता जाता है। और इन कक्षों में कौन जो है बैठा हुआ है? इन कक्षों में बैठे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान से समझिएगा कि अब क्या होगा कि भाई जैसे जैसे जो ये कक्ष हैं इनकी दूरी इस नाभिक से बढ़ती जा रही है, तो क्योंकि वो दूरी कक्ष की नाभिक से बढ़ रही है तो जो नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल इन्हें बांधे रखता है वो कमजोर होता जाएगा। तो जो सबसे बाहरी कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या दूर वाले कक्षों के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इस परमाणु की जो व्यवस्था है उससे अलग होकर जो है एक तत्व में बहने लगते हैं। अलग होकर किससे? ये जो परमाणु जो संरचना हमें दिख रही है कक्षों से अलग होकर वो यहाँ वहाँ बहने लगते हैं। मुक्त रूप से कहना चाहिए, मुक्त रूप से जो है वो बहने लगते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, समझ में आई ये चीज़ मेरी कि भाई हमने एक डायग्राम बनाया, एक परमाणु का मॉडल हमने बनाया जिसमें नाभिक है। अब नाभिक जो है अपने आसपास के कक्षों को एक बल से आकर्षित करके रखता है, लेकिन जो दूर के कक्ष हैं जिससे उसकी दूरी ज़्यादा है उन पर उस नाभिक का जो बल होता है वो कम होता है। अब क्योंकि बल कम है तो वो जो इलेक्ट्रॉन उस बाहरी कक्षों में बैठे हुए हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होकर जो है वो यहाँ वहाँ बहने लगते हैं, यहाँ वहाँ फैल जाते हैं तत्व के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हमें कहाँ पर काम आता है ये देख लेते हैं हम। अब हुआ क्या कि भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं किसी भी तत्व में। अब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बहने की जो दर होती है, बहने का जो वेग होता है वो बहुत अधिक होता है। कितना होता है? तो यदि हम ये जो तत्व की मैं बात कर रहा हूँ, यदि ये तत्व चालक है, कैसा है? चालक है विद्युत का, और हमने अभी इसको विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा है, तब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका जो वेग होता है ये होता है 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। यदि हमने उस चालक को या उस तत्व को हमने विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा है तब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है? 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि बहुत अधिक है। लेकिन जैसे ही हम इस तत्व को जो है एक विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, या इस तत्व के दो सिरों को हम एक विद्युत सेल से या परिपथ से जोड़ते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जो यहाँ वहाँ घूम रहे थे वो एक निश्चित दिशा में बहने लगते हैं। ठीक है, ये जो इनका अनियमित वेग था, अनियमित वेग से मतलब इधर उधर किसी भी दिशा में बह रहे थे। तो अब ये जो अनियमित वेग से बहने वाले इलेक्ट्रॉन थे, जब ये एक विद्युत क्षेत्र में नहीं था जो तत्व है, तब इनका वेग इतना था। लेकिन जैसे ही मैंने इस तत्व को या इस विद्युत चालक तत्व को एक विद्युत क्षेत्र में रखा, इन इलेक्ट्रॉनों के वेग में मुझे कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब ये परिवर्तन होते क्यों हैं या इस परिवर्तन का कारण क्या है, और कहना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें क्या फ़ायदा है। तो इस परिवर्तन से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या करेंगे कि भाई जैसे ही विद्युत क्षेत्र में हमने उस तत्व को लाकर रखा तो हुआ क्या कि वो एक विभव के अंदर आ गया, विद्युत विभव के अंदर आ गया, और उसमें जो है धारा प्रवाहित होने लगेगी। और धारा प्रवाहित कैसे होगी? जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक निश्चित दिशा में गति करेंगे तो उनके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस तत्व के अंदर मौजूद जो धन आवेश हैं उनसे टकराते हैं। अब कैसे टकराते हैं तो ज़रा समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर मैं दो स्थितियाँ बता देता हूँ। पहली स्थिति जब हम इसे विद्युत क्षेत्र में नहीं रखते हैं, तो मान लीजिए भैया एक चालक तार है, इस चालक तार में कोई भी आवेश जो है वो अभी प्रवाहित नहीं हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कहीं भी गति कर रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे समथिंग इस टाइप का कुछ।
अब जैसे ही मैंने इसको जो है एक विद्युत क्षेत्र में रखा या विद्युत परिपथ से जोड़ा, तो इन इलेक्ट्रॉनों में एक बहुत ही सर्टेन चेंज जो है वो हमें देखने को मिलता है। क्या होता है, ये जो हैं ये एक दिशा में बहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अभी एक विद्युत परिपथ में आ चुके हैं, तो क्योंकि विद्युत परिपथ में आ चुके हैं तो भाई विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इनका जो यूज़ है वो हमें करना होगा, या ये खुद भी जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि इनके विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होनी है। तो अब होगा क्या कि आप देख रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस साइड फ्लो हो रहे हैं, और ये जो पॉजिटिव साइन आपको दिख रहा है इसकी डायरेक्शन इस साइड हो। क्यों? क्योंकि ये धारा को प्रवाहित करते हैं। तो अब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बार बार इन जो प्लस साइन आपको दिख रहा है इनसे टकराते हैं, धनायन से टकराते हैं। तो उसमें क्या होगा कि क्योंकि ये टक्कर प्राप्त कर रहे हैं, ये टकरा रहे हैं, तो इनका जो वेग 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड है वो क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। और इनमें जो ऊर्जा थी जिसके कारण ये इतने स्पीड से जो है उस तत्व के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में बह रहे थे, वो ऊर्जा भी धीरे धीरे नष्ट होगी हर टक्कर के साथ। ठीक है? क्यों? क्योंकि इनकी दिशा इधर है और इनकी दिशा उधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों जो है वो भाग रहे हैं। तो निश्चित सी बात है कि इनका जो भी ऊर्जा उनकी जो रही होगी या इनका जो वेग रहा है वो धीरे 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 हर टक्कर के साथ कम होता जाएगा। अब ये वेग कब है? जब ये मुक्त अवस्था में है। और इस पर क्या वेग होगा जब ये मुक्त अवस्था में नहीं है, जब ये एक विद्युत धारा या विद्युत परिपथ के अंदर है, तब इन इलेक्ट्रॉन्स का वेग रह जाता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। केवल इतना कम वेग जो है इन इलेक्ट्रॉन्स का रह जाता है। कब? जब एक विद्युत परिपथ में हम उसी चालक को जो है वो जोड़ देते हैं जो कि पहले मुक्त अवस्था में रखा हुआ था। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये जब इलेक्ट्रॉन्स जो है इतनी धीमी गति से बहते हैं, फ्लो होते हैं, तो इनके विपरीत दिशा में जो है धारा प्रवाहित होने लगती है। अब भाई इलेक्ट्रॉन्स का बहना, ये जिस वेग से भी बह रहे हैं, इसके लिए जो है साइंटिस्ट जो थे जो इसकी स्टडी कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने जो है एक पर्टिकुलर नाम दिया कि इलेक्ट्रॉनों का ये वेग जो है ये क्या कहलाएगा, है ना। तो उसके लिए उन्होंने एक नाम दिया था। अब पहले इसके हम एक चीज़ देख लें। यहाँ पर ये जो मुक्त अवस्था वाली जो मैं बात कह रहा हूँ आपसे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जिगजैग तरीके से यहाँ वहाँ फ्लो हो रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जो माध्य वेग होता है वो शून्य होता है। अब माध्य वेग कैसे शून्य होता है? तो मान लीजिए कि इस पहले इलेक्ट्रॉन का वेग u1 है, इसका वेग u2 है, इसका वेग u3 है, ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर उधर हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऊपर की तरफ बह रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ बह रहे हैं। तो होगा क्या, वो एक, क्योंकि हम वेग की बात कर रहे हैं और वेग जो है वो एक सदिश राशि है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स दूसरे डायरेक्शन में, अगला उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो होता क्या है कि भाई u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू un, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, और अपॉन में n। तो यहाँ पर ये जो u1 u2 u3 अप टू un जो है ये कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में, कुछ अलग डायरेक्शन में बहने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और ऊपर क्या बचता है कुल मिलाकर शून्य। तो इस वजह से यहाँ पर जो वेग होता है माध्य वेग वो 0 हो जाता है। ठीक है, अब बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ टर्म हमें यूज़ करनी पड़ेगी, इसके बारे में हम अब बात कर लेंगे। फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिएगा, अब हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जिसके बारे में अब बात करने वाला हूँ, वो है अनुगमन या अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं। ये भाई अनुगमन वेग क्या है,
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छे से समझिएगा। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन आपको पढ़कर सुना देता हूँ, उसके बाद हम इसको समझ लेते हैं। देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत एक निश्चित माध्य वेग से गति करते हैं, जिसे ही हम अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। अभी मैं आपको समझा रहा था कि यदि हम तत्व को, जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रवाहित हो रहे थे, यदि हम उसे एक विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं, तब क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका जो वेग है वो बिल्कुल अलग तरीके से हो जाता है, उनका बहने का जो तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो जो तत्व था उसमें जो है धारा प्रवाहित होने लगी है। तो उनका जो माध्य वेग होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं अब उस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब हमने उसे जो है एक विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, उस कंडीशन में उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो माध्य वेग होगा उसे ही हम कहते हैं अनुगमन या अपवाह वेग, या इंग्लिश में बोलते हैं उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ जिसमें आप जो है कंफ्यूज ना हो। किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर उसके अंदर चालक के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्य वेग को क्या कहते हैं हम? अनुगमन वेग, अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप खुद ही लिख सकते हैं। अब देखिए डेफिनेशन सुन लीजिए पहले। किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर, मतलब कि चालक को एक विद्युत परिपथ में होना जरूरी है, या उस पर करंट फ्लो होना जरूरी है, या उसको विद्युत क्षेत्र में लेकर आना जरूरी है। तो अब क्या होगा, उसके अंदर चालक ऋणात्मक से धनात्मक सिरे की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्य वेग को, ठीक है, आरोपित करने पर उसके अंदर चालक ऋणात्मक सिरे की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्य वेग को, है ना, ऋणात्मक से धनात्मक सिरों की ओर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य वेग है उसे ही हम कहते हैं अनुगमन वेग, अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये दो चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि जब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई विद्युत क्षेत्र में नहीं होते, तो उनका जो माध्य वेग है वो शून्य होता है। लेकिन जैसे ही हम उसे एक विद्युत परिपथ में रखते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का जो माध्य वेग है वो शून्य ना होकर क्या कहलाता है, अनुगमन वेग। और इस अनुगमन वेग को हम दर्शाते हैं v d से। ये ध्यान रखिएगा कि अनुगमन वेग को हम v d से शो करते हैं। v मतलब वेलोसिटी, d फॉर ड्रिफ्ट, इंग्लिश में ड्रिफ्ट बोला जाता है अनुगमन वेग को। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगला है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब देखिएगा हम बात किसकी कर रहे हैं, धारा और अनुगमन वेग में संबंध की। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। अब भाई हमको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से पता है कि मान लीजिए कोई एक चालक तार है, ठीक। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लेते हैं। जब हमें धारा और अनुगमन वेग की बात करनी है तो चालक तार तो होना ही चाहिए। एक चालक तार है, चालक तार, पेन नहीं चल रहा है, ब्लैक से ही लिख लेते हैं हम। चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ए, ठीक है। फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान ली हमने n है, इलेक्ट्रॉन का आवेश मान लिया E है। अब इन इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ये होगा v d, है ना। ये चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, ये उस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। उन इलेक्ट्रॉनों का में से एक इलेक्ट्रॉन का, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, और उन इलेक्ट्रॉनों के बहने का जो अनुगमन वेग है, माध्य वेग जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं, वो कितना है, v d है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा उस चालक तार से, कौन सा चालक तार, जो हमने लिया हुआ है, इस चालक तार से 1 सेकेंड में प्रवाहित धारा की हम बात कर लेते हैं। तो भाई प्रवाहित धारा की जब हम बात करेंगे तो ये होता है भाई आई से ही शो करते हैं इसे हम, ठीक है ना। और आई बराबर क्या होगा, ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, तो आई बराबर आ जाएगा n e v d इंटू ए। मतलब ए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, इतने इलेक्ट्रॉन उस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से निकल रहे हैं, उन प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों का आवेश E है और उनका वेग v d है। तो कुल जो धारा प्रवाहित होना चाहिए उस अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से, वो I बराबर ये इतनी धारा जो है वो प्रवाहित होगी। अब ये हमने लिख लिया। अब धारा घनत्व की जब हम बात करते हैं, धारा घनत्व का मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में, किसी चालक तार में एक पर्टिकुलर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में किसी बिंदु से होकर गुजरने वाली जो धारा है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं, उससे जितनी भी धारा प्रवाहित होती है उसे हम एक बिंदु के सापेक्ष धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व है ना, धारा घनत्व की पहले हम डेफिनेशन देख लें। ये मैंने लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट में धारा घनत्व लिख देता हूँ। धारा घनत्व, देखिए धारा घनत्व को शो करने के लिए जे एक साइन होता है, उसे लिया जाता है। धारा घनत्व बराबर होता है I बटे ए। क्यों? क्योंकि एक ए मतलब है क्षेत्रफल, कौन काय का क्षेत्रफल, तो ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, और उस अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से कितनी धारा बह रही है, I। तो उस धारा का घनत्व कितना होगा, धारा बटे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, यानी I बटे ए। तो यहाँ पर
धारा घनत्व J इज इक्वल्स टू आई बटे ए है, तो यदि मैं यहाँ पर I के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे J इज इक्वल्स टू क्या मिलता है, तो ये आता है J बराबर NeVd इंटू ए और बटे में फिर से A। तो आपको पता है मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर A से A को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक वैल्यू प्राप्त होती है J इज इक्वल्स टू NeVd। ये लीजिए, मतलब ये जो J धारा घनत्व एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश और Vd मतलब अनुगमन वेग, ये जो है ये एक संबंध है धारा और अनुगमन वेग के अंदर। J जो है ये धारा को नहीं शो करता, ये धारा घनत्व को शो करता है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक यहाँ पर वैसे तो ओम का नियम है, जहाँ तक मुझे पता है ये चीज़। तो अब देखें ओम का नियम तो हम सब ने पढ़ा हुआ है कि ओम का नियम क्या होता है ना। तो ओम के नियम के बारे में हमें पता है, डेफिनेशन हमें नहीं देखनी बिल्कुल भी। हमें इतना मालूम है कि V इज इक्वल्स टू ये चीज़ जो है होती है, और ये आता कैसे है, V प्रोपोर्शनल टू I। और यहाँ पर जब हम इस चिन्ह को हटाते हैं तो वहाँ पर एक नियतांक R जो है लिखना पड़ता है हमें। तो इसका नियम तो आपको पता ही है कि ओम का नियम क्या होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर R क्या है, प्रतिरोध है। R क्या है, ये प्रतिरोध है। इसका मात्रा भी आपको मालूम है कि ओम है, ठीक है। मैं प्रतिरोध के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आपसे सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध की, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध हम देख लेते हैं। प्रतिरोध हम सबको पता है, मैं आपसे बात करने वाला हूँ विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। तो देखिए जब हम विशिष्ट प्रतिरोध की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि विशिष्ट प्रतिरोध हम कैसे पता कर सकते हैं। हमने ये देखा कि भाई ये जो प्रतिरोध है ये कुछ चीज़ों से प्रभावित होता है। तो किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, तो सबसे पहले तो R जो है वो तार की लंबाई, जिस भी तार में हम प्रतिरोध की बात करते हैं तार की लंबाई के समानुपाती होता है। ये पहली चीज़ है। केवल 2 ही फैक्टर्स ले रहा हूँ मैं, होते तो 4 हैं। ताप और वो जिस पदार्थ का बना हुआ है, जो तार लिया है हमने, उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन हमें केवल यहाँ पर 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। R जो है वो तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, पहला। फिर दूसरा, R जो है उस तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/a। ये दूसरा। अब 1 और 2 से क्या मिलता है हमें, 1 व 2 से R बराबर L/a ये प्राप्त होता है। सॉरी, यहाँ पर चिन्ह तो रहेगा ही। अब जैसे ही मैं इस चिन्ह को हटाता हूँ तो यहाँ पर आता है एक ये साइन, जैसे हम बोलते हैं रो, और L/a, यानी कि ये जो रो है यही कहलाता है, पेन से लिख देता हूँ मैं, इसे ही हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। अब ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये बिल्कुल उल्टा है, मतलब बिल्कुल उल्टा है, मतलब ऐसा नहीं कि प्रतिरोध और वो वैसा नहीं। प्रतिरोध जो है ये लंबाई और अनुप्रस्थ परिक्षेत्रफल पर जो है डिपेंड करता था, लेकिन ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये लंबाई और अनुप्रस्थ परिक्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता। ये जो है उस तार के पदार्थ पर मुख्यतः निर्भर करता है कि वो तार जो है वो किस पदार्थ का बना हुआ है, ठीक है। तो भाई ये है विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि यदि हम इसका मान निकालते हैं तो ये आता है रो इज इक्वल्स टू R × A/L। बिल्कुल सिंपल है।
रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए बटे एल। ये किसका हमने जो है फॉर्मूला फाइंड किया है, ये है विशिष्ट प्रतिरोध का। ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है बिल्कुल कि भाई ये विशिष्ट प्रतिरोध है। यहाँ पर हमने ए को पक्षांतरित किया, एल को पक्षांतरित किया, ऊपर नीचे ये हो गया काम। अब एक और बात हम देख लेते हैं, ये तो हमने विशिष्ट प्रतिरोध देख लिया है ना। हमें एक चीज़ और भी मालूम है कि भाई जब किसी भी तार में, किसी भी चालक तार में यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध वो चीज़ है जो उस धारा के प्रवाहित होने के मार्ग को अवरुद्ध करती है। प्रतिरोध क्या है? धारा को प्रवाहित होने से जो रोके भाई प्रतिरोध है। ठीक है ना। और ये प्रतिरोध उत्पन्न कैसे होता है? ये प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है? तो हमने अभी देखा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में बहते हैं। तो क्योंकि ये अब विपरीत दिशा में बह रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो जो धारा के बहने की जो स्पीड है वो उन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा कम कर दी जाएगी। तो यही चीज़ जो है वो प्रतिरोध को बनाती है। जैसे कि यदि हवा इस डायरेक्शन में बह रही है और नदी की दिशा भी बहने की यही है, तो क्या होगा? नदी में जो नाव चलेगी उसका वेग जो है वो ज़्यादा होगा। लेकिन यदि इस हवा की दिशा उल्टी हो और नाव ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रही हो तो उस नाव की जो गति है, जो नाव का वेग है, वो भी कम हो जाएगा। यही सेम चीज़ यहाँ पर होती है। तो ये जो प्रतिरोध है वो धारा की दिशा के विपरीत होता है, और उसे अवरुद्ध करने का जो कारक है वही प्रतिरोध कहलाता है। अब तो भाई विशिष्ट प्रतिरोध भी सेम है कि विशिष्ट प्रतिरोध भी जो है धारा को अवरुद्ध करने का एक कारक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, प्रतिरोध की बात नहीं कर रहे हैं, कि यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? विशिष्ट प्रतिरोध की। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो उल्टा होता है उसे हम बोलते हैं विशिष्ट चालकता। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि विशिष्ट प्रतिरोध है और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। तो अगला मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ वो है विशिष्ट चालकता, और उसी से रिलेटेड एक और वर्ड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। विद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता। मैं दो वर्ड आपको समझा देता हूँ। विद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता। ठीक है। अब देखिए विद्युत चालकता की मैं बात कर लेता हूं पहले। तो विद्युत चालकता जो है वो प्रतिरोध का उल्टा है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है ना। प्रतिरोध का व्युत्क्रम। मतलब विद्युत चालकता यानी कि I बराबर होगा 1/R, है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये चालकता I यानी विद्युत धारा और 1/R ये मैंने लिख लिया। अब भाई सॉरी इसे I से शो नहीं करते हैं। तो G इज इक्वल्स टू क्या हुआ? विद्युत चालकता और ये जो है 1/R यानी ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। और इसको जो है ये शो किया जाता है, इसे हम बोलते हैं साइमन, यानी इसका जो SI मात्रक है वो है साइमन। किसका? विद्युत चालकता का। और इसको शो किससे करते हैं? हम इसको दर्शाते किससे हैं? स्मॉल g से। तो विद्युत चालकता क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। अब हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। तो विशिष्ट चालकता जो है ये किसका व्युत्क्रम होगी? जैसे यहाँ पर प्रतिरोध था ऐसे यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या व्युत्क्रम, इसे हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है। अब इसको दर्शाने के लिए क्या होता है इसको मैं एक बार देख लेता हूँ।
इसके लिए होता है सिग्मा, सिग्मा बराबर 1/ρ, ये चिन्ह होता है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी सिग्मा बराबर 1/ρ। और इसका जो SI मात्रक होता है ये होता है साइमन प्रति मीटर। ठीक है, इसका क्या SI मात्रक होता है? साइमन प्रति मीटर। बिल्कुल सिंपल है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और हाँ, इसका जो मात्रक होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम? विशिष्ट प्रतिरोध की। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम प्रति मीटर, है ना, ये ध्यान रखना है हमें। प्रतिरोध का तो हमें मालूम है केवल ओम होता है। तो भाई ये थी विशिष्ट चालकता, और ये है सॉरी ये है विशिष्ट विद्युत चालकता, और ये है विशिष्ट विद्युत चालकता। इसे हम शो करते हैं स्मॉल g से, इसे हम शो करते हैं सिग्मा से। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं ध्यान से समझिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं आपको, उनके नोट्स आप जो है वो तैयार करते चलें। मैं नीरज अग्निहोत्री फिर से आपके लिए अगले टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आऊँगा, तो बने रहिए हमारे साथ अक्षर एजुकेशन सेंटर से। जय हिंद, वंदे मातरम। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।